दिल्ली में हुए धमाके के बाद टेरर मॉड्यूल के तार यूपी तक पहुंच चुके हैं और इसी के बाद सीएम योगी ने हर जिले में संदिग्धों की पहचान से लेकर अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का सख्त आदेश दे दिया है। यानी अब यूपी में रहने वाले हर शख्स की पहचान होगी और जिसकी पहचान नहीं हो पाएगी उसे सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी घुसपैठियों को यूपी से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लागू हो चुकी है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है। सीएम योगी का सबसे बड़ा एक्शन, यूपी में घुसपैठियों का डिटेंशन सेंटर। योगी का ऐलान, घुसपैठियों यूपी छोड़ो। घुसपैठिया सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत में दाखिल हुई उस आबादी का नाम है जो हिंदुस्तान की सीमा ही नहीं, वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या आबादी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। लेकिन यूपी में योगी ने इन घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी से टेरर मॉड्यूल का लिंक जुड़ा, तो योगी सरकार भी अब यूपी में एसआईआर से शुद्धिकरण अभियान चलाने वाली है। इस अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। लिहाजा सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी के हर जिले में, हर इलाके में कौन रहता है, कहां से आया है, सबकी जांच की जाए। यही नहीं, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। यानी पहचान और सत्यापन पूरा होने तक संदिग्धों का अस्थायी ठिकाना और सत्यापन पूरा होते ही डिपोर्टेशन, यानी सीधे उनके देश भेजा जाएगा। योगी का मैसेज क्लियर है, अब ना तो घुसपैठ पर राजनीति चलेगी और ना ही लापरवाही। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी जिले के जिलाधिकारी अपने जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पर अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को रखा जाएगा। आपको बता दें तो सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करें और डिटेंशन सेंटर में पहुंचाया जाए, वहां पे उनके कागजातों का सत्यापन किया जाए। अब जरा ये समझिए कि आखिर सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर वाला प्लान क्यों बनाया है। तो योगी के इस निर्देश के पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी के हर संदिग्ध की पहचान करना, और दूसरी वजह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया। सीएम योगी जानते हैं कि एसआईआर में किसी भी तरह की लापरवाही से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। लिहाजा एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी हो रहा है। रामपुर में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वाले 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। 7 सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। एक तरफ सीएम योगी एसआईआर से शुद्धिकरण में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआईआर को लेकर पत्र लिखा है और एसआईआर को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। मगर इतना तय है कि योगी सरकार ने घुसपैठ पर सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में कई जिलों से बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। दिल्ली से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का एक और नापाक प्लान डिकोड हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि पाकिस्तान में मौजूद टेरर नेटवर्क एक बार फिर से हिंदुस्तान को टारगेट कर रहा है। जैश और लश्कर ने दरअसल भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया और इसके बाद दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट पर है। भारत को दहलाने के लिए आतंकियों की ड्रोन वाली ये नई साजिश आखिर क्या है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
ब्लास्ट ट्रेलर खतरा अभी टला नहीं है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, आतंकियों का अगला निशाना। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक बड़े खतरे की भनक लगी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यूपी से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क फिर एक्टिव हो रहा है। खबरों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है, जिन्हें हिंदुस्तान में फिर से कुछ बड़ा करने का टास्क दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकी घाटी में बर्फबारी से पहले बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये आतंकी किसी बड़े ब्लास्ट, फिदायनी अटैक या ड्रोन स्ट्राइक अंजाम देने की फिराक में है। इन हमलों के लिए हिजबुल, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा सहित कई आतंकी संगठन जिसका समर्थन आईएसआई कर रहा है वो शामिल हो सकते हैं और इसके लिए कई तरीके से हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे इनके आका कर रहे हैं। सिर्फ आतंकी हमले नहीं बल्कि नशे के जरिए भी भारत को निशाना बनाने की साजिश चल रही है और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये भी जानकारी मिली है कि ये बड़े हमले आने वाले कुछ ही समय में किए जा सकते हैं। खतरे को भांपते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि आतंकी इन इलाकों में धार्मिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत को फिर से दहलाने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे हाफिज और मसूद कर रहे हैं। पता चला है कि अक्टूबर में पीओके के कोटली इलाके में सीक्रेट मीटिंग हुई, जहां आईएसआई, जमात-ए-इस्लामी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कमांडरों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कसम खाई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सर्दियों की बर्फ जमने से पहले ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 131 सक्रिय आतंकी मौजूद हैं। इनमें से 122 पाकिस्तानी और सिर्फ 9 लोकल हैं। पाकिस्तानी आतंकी सबसे ज्यादा चिनाब वैली और पीर पंजाल के जंगलों में एक्टिव हैं, जहां उनका पूरा इकोसिस्टम फिर से खड़ा किया जा रहा है। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों के द्वारा एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये तलाशी अभियान बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मिलकर चला रहे हैं। जवान जंगल और खेत खलिहानों को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी घुसपैठ के प्रयास को विफल किया जा सके। सिक्योरिटी एजेंसियों को जो सीक्रेट इनपुट मिला है उसके मुताबिक आतंकी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी हैंडलर भारत में लॉन्ग रेंज ड्रोन की बड़ी खेप पहुंचाने की साजिश रच रहा था। 10 किलो तक वजन उठाने वाले ड्रोन को अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी थी। भारत में एक विदेशी कंपनी के जरिए ऑर्डर इंपोर्ट करवाना था। ये वही हाई रेंज ड्रोन थे जिनसे पाकिस्तान हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। गिरफ्तार आतंकी भारत में इन ड्रोन को असेंबल करने वाले थे। ड्रोन बनाने में माहिर दानिश को ड्रोन असेंबल करने का टास्क दिया गया था और फिर आतंकी डॉक्टर की लैब में बने विस्फोटकों से सबसे बड़ा हमला करने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर को भारत में भेजनी थी लॉन्ग रेंज ड्रोन की बड़ी खेप, जिसको अलग अलग पार्ट्स में एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए भारत में भेजा जाना था। ये ऐसे ड्रोन हैं जो कि 10 किलो से ज़्यादा का वजन उठा के चलने में सक्षम है और ऐसे ही ड्रोन से पाकिस्तानी
भारत की सरहद को पार करके ड्रग और हथियार सप्लाई करते हैं। हालांकि ड्रोन वाली साजिश तो एक्सपोज हो गई, लेकिन आतंकी खतरा अभी भी बना हुआ है। लिहाजा दिल्ली से यूपी और हरियाणा से कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और जम्मू से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, सहारनपुर में जांच तेज हो गई है। यूपी के सहारनपुर में आतंकी आदिल की गिरफ्तारी के बाद अब जांच तेज कर दी गई है। वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए खुद एसपी निकले हैं। सहारनपुर में कई इलाकों में चेकिंग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, खुद एसपी अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत किराएदार, नौकर, हाउस हेल्प, ड्राइवर और बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, उन व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। और अब बात दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले उमर नबी की, जो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं करना चाहता था, उसका टारगेट था आतंक का नया पोस्टर बॉय बनने का। बुरहान वानी और जाकिर मूसा की विरासत को आगे बढ़ाने का इसका पूरा मकसद था। आईएसआईएस की सोच पर चलने वाला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खूंखार चेहरा यही डॉक्टर उमर नबी, और दिल्ली ब्लास्ट से भी बड़ी प्लानिंग रच रहा था। उमर के खूंखार प्लान पर जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर इसका मकसद क्या था। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली दहलाने वाला बुरहान बनना चाहता था। दहशत फैलाने वाला जाकिर मूसा का फैन था। फिदायीन उमर का मकसद आतंक का पोस्टर बॉय। आतंकी उमर नबी यानी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खतरनाक मोहरा, जो आतंक की दुनिया का पोस्टर बॉय बनने के लिए फिदायीन तक बन गया, जो खुद को कश्मीर के दो सबसे कुख्यात आतंकियों बुरहान वानी और जाकिर मूसा की विरासत का उत्तराधिकारी मानता था। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला उमर आतंक का पोस्टर बॉय बनना चाहता था। डॉक्टर उमर जाकिर मूसा को रोल मॉडल और बुरहान वानी को अपना हीरो मानता था। वो खुद को मूसा और बुरहान की टेरर लाइन को आगे बढ़ाने वाला बड़ा नाम समझता था। उमर का मकसद सिर्फ दिल्ली को दहलाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लास्ट करना था जो उसे कश्मीर के टेरर मैप पर अगले आइकॉन की तरह खड़ा कर दे। आतंकी डॉक्टर उमर आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था और वो बुरहान वानी और जाकिर मूसा को अपना रोल मॉडल मानता था। मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही उमर 2023 से लगातार आईईडीज पर रिसर्च कर रहा था। धमाके कैसे होते हैं, कौन सा केमिकल कितना असर करता है, कौन सी सर्किट कितनी देर में फटती है, इसका वो मास्टर बन चुका था। और ये सब इसलिए क्योंकि उमर के दिमाग में एक ही ख्वाब पल रहा था, बुरहान वानी और जाकिर मूसा की तरह आतंक का नया पोस्टर बॉय बनना। बुरहान और मूसा की तरह उमर ने भी तय कर लिया था कि वो आतंक की राह पर चलेगा। कश्मीर में आतंक को बढ़ाने के लिए एक लोकल टेरर नेटवर्क खड़ा करेगा, बड़ा टेरर अटैक कर खुद को आतंक का नया खूंखार चेहरा बनाएगा। लेकिन इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भीतर ही फूट पड़ गई। उमर नबी आईएसआईएस की विचारधारा का झंडा उठाया था, जबकि उसके साथ ही मुजम्मिल, आदिल और मौलवी मुफ्ती इरफान अलकायदा की लाइन पर चल रहे थे। अलकायदा और आईएसआईएस इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी सेम आइडियोलॉजी है, यानी कि टेररिज्म। आईएसआईएस का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो है मिडिल ईस्ट और इसको टर्की सपोर्ट करता है वहाँ पे, और अलकायदा का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वेस्ट, यानी कि वो वेस्ट को टारगेट करता है। लेकिन इस टेरर मॉड्यूल के सभी मेंबर मिलकर हिंदुस्तान की तबाही का ही प्लान बना रहे थे। और जब फरीदाबाद से इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ तो उमर ने दिल्ली में पैनिक अटैक कर दिया, क्योंकि उमर नबी पर बुरहान वानी और मूसा की विरासत संभालने की सनक सवार थी। आतंक की दुनिया में अपना नाम मशहूर करने का जुनून सवार था। लेकिन उमर नबी की इस खतरनाक चाहत ने इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खेल ही खराब कर दिया और आतंकियों की जमात जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तानी साजिश पर बहुत बड़ी खबर है। कराची में आतंकी कैंप का आयोजन किया गया। आज और कल आतंकी कैंप यहां लगाया गया है। अब्दुल रऊफ नासिर इसको लीड कर रहा है। रऊफ नासिर लश्कर के टॉप लीडर्स हैं, ये दोनों इसको लीड कर रहे हैं। कल कराची में उलेमा सम्मेलन भी होगा। इससे पहले पीओके में भी इसी तरह से टेरर कैंप लगाया गया था। भारत के खिलाफ प्लानिंग रची गई थी।
तो कराची में आतंकी सम्मेलन किस तरह से बुलाया गया समझिए। दरअसल नसर जावेद जो आतंकियों का ट्रेनर है वो इसमें मौजूद था। अब्दुल रऊफ जो लश्कर का तीसरा डिप्टी कमांडर है ये भी यहां पर मौजूद था, और साथ ही फैसल नदीम लश्कर का सिंध प्रांत प्रमुख। ये 3 लीडर्स, ये 3 कमांडर्स आतंकियों के इस कराची में आतंकी सम्मेलन में शामिल हुए, और साथ ही इसमें भारत के खिलाफ एक और प्लानिंग रची गई। सीधा रुख करेंगे, सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ कनेक्ट है। अमित, इस कराची में आतंकी सम्मेलन का मकसद क्या था, प्लान क्या बनाया गया है आतंकियों की तरफ से? देखिए, लश्कर तैयबा ने अब फोकस करना शुरू कर दिया कि किस तरह से जो टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है, और स्पेशली सिंध प्रोविंस से, तो वो अब वो शुरू कर रहे हैं। और 23 और 24 को ये जो उलेमा सेशंस है, तो ये सारे जो हैं ये सेशंस वो करेंगे। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जमात उल मोमिनात, वो रैलीज सिंध प्रोविंस में अरेंज कर रहे हैं। जो नसर जावेद और अब्दुल रऊफ है, अब्दुल रऊफ 3rd जो है डेप्यूटी कमांडेंट है, और जो नसर जावेद है वो टेररिस्ट ट्रेडर है। और अगर हम बात करें फैजल नदीम की, फैजल नदीम जो है वो यूनिट हेड है LET का सिंध प्रांत का। तो अभी 12 से ज्यादा जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होंगे, क्लोज रूम मीटिंग्स होंगी, और ये सब कराची में हो रहा है। और अब पाकिस्तान मुकर नहीं सकता। जी मीडिया नेटवर्क बार बार बेनकाब करता है पाकिस्तान के आतंकी, बिल्कुल जिस तरह से वो आतंकियों को पाल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आतंकी उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में खुद को फिदाइन बनाया और खुद को भी उड़ा लिया। इस केस में गिरफ्तार दूसरा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ हुई। इसमें टेरर ग्रुप की फाइनेंस कंपनी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। मुजम्मिल की इंट्रोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक वो अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर लगातार काम कर रहा था, और गिरफ्तारी से पहले उसकी सालाना इनकम करीब 9 लाख रुपए थी, और अपने बाकी डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए ये फाइनेंस भी कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आतंकियों की ये फाइनेंस कंपनी किस तरह काम कर रही थी। मुजम्मिल की विस्फोटक प्लानिंग डिकोड। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच। क्या झगड़े के चलते दिल्ली ब्लास्ट में देरी हुई? जी न्यूज पर मुजम्मिल की इंट्रोगेशन रिपोर्ट सामने आई है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। मुजम्मिल ने हथियारों और विस्फोटक के बारे में भी बताया। दोस्त मुफ्ती इरफान के बारे में जानकारी दी। इंट्रोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी से पहले उसकी सालाना इनकम करीब 9 लाख रुपए थी। साल 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान अहमद, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी वजह से आतंकी गतिविधियों की तरफ झुका। दोनों का कॉमन फ्रेंड, जिसका नाम भी मुजम्मिल है, वो भी उसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। पूछताछ में सामने आया कि साल 2023-24 के दौरान मुजम्मिल की गिरफ्त से हाल ही में बरामद हुआ सभी सामान उमर मोहम्मद ने अरेंज किया, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर की। जिन लोगों ने फंडिंग की थी उनके नाम हैं डॉक्टर आदिल अहमद, जो गिरफ्तार है, उसने 8 लाख रुपए दिए, जबकि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए, जो आदिल का भाई है और फिलहाल फरार। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। इस तरह को 26 लाख रुपए जमा किए गए और इस सारा पैसा उमर को दिया गया। आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उसने करीब 26 क्विंटल NPK खाद अलग अलग समय पर गुरुग्राम और नूह से करीब 3 लाख रुपए में खरीदी और उसे अपने पास छुपा कर रखा ताकि आगे चलकर आईडी तैयार कर सके। दिल्ली में हमले से पहले डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने पैसे वापस मांगे और नहीं देने पर तमाम विस्फोटक और हथियार अपने पास रख लिए थे, जिन्हें बाद में
सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर बरामद कर लिया था। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईडी के पार्ट्स उमर ने ही अरेंज किए और आरोपी ने इस काम के लिए किसी और को नहीं कहा। पूछताछ में भी सामने आया कि उमर और आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसे के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया था। दरअसल मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना किया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तब बात यहां तक आ गई, या तो उमर पैसे वापस दे या फिर सारा आईडी का सामान मुजम्मिल की कस्टडी में दिया जाए। आखिर में दूसरा फैसला लिया गया और सारा सामान मुजम्मिल को दिया गया, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद बरामद हुआ। मुजम्मिल की इस इंट्रोगेशन रिपोर्ट से तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर है यूपी के बरेली से, जहां बड़ा बुलडोजर एक्शन लगातार दिखा है। तौकीर के करीबी आरिफ का शोरूम ध्वस्त किया गया। आरिफ का 3 मंजिला शोरूम गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। हिंसा का आरोपी मौलाना तौकीर का ये करीबी है। आरिफ फिलहाल जेल में मौलाना तौकीर रजा है और करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शनिवार और रविवार दोनों दिनों ये लगातार कार्रवाई दिख रही है कि बड़ा एक्शन जारी। दरअसल बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर रजा और दंगे में शामिल बाकी आरोपियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। बरेली में तौकीर के करीबी आरिफ खान की अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई दूसरे दिन भी दिखी, जहां कल 20 दुकानों को तोड़ा गया और इसके बाद आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन दिखा और एक और इमारत को गिरा दिया गया। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई, उसमें शामिल उपद्रवियों के खिलाफ योगी फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। हिंसा को भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा और अपने गुर्गों के साथ जेल की सलाखों में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है, तो बाहर बाबा का बुलडोजर दंगाइयों के अवैध कब्जे पर जमकर गरज रहा है। बरेली में हिंसा के आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ जारी रही। मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की 3 मंजिला बिल्डिंग को पीले पंजे की मार से जमींदोज कर दिया गया। इस इमारत में कई दुकानें थीं, जिन्हें बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही सील कर दिया गया था। कल जो हमारे के 2 बिल्डिंग चिन्हित की गई थी, एक बिल्डिंग पूरी तरह गिर गई थी, ध्वस्तीकरण हो गया था और इसके मुकाबले में, लेकिन एक बिल्डिंग का पार्ट काफ़ी बचा रह गया था, तो उसी का बचा पार्ट। और इस कार्रवाई के दृष्टिगत सुरक्षा दृष्टि से कि यहाँ पर सुरक्षा का भाव रहे और इसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पर SHO हैं, CO साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। 2000 स्क्वायर फीट में बनी ये इमारत पीलीभीत रोड पर फ्लोरा गार्डन के पास है, जो बिना नक्शा पास कराए ही बना दी गई थी। करीब 5 करोड़ की कीमत की इस इमारत को नोटिस देकर गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई उपद्रव न हो, इसके लिए वहां भारी तादाद में योगी फोर्स तैनात नजर आई। तो देखिए लगातार जो है JCB आरिफ के शोरूम को नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। आपको बता दें कि कल जो है आरिफ के 16 दुकानों के जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और आज दूसरे दिन सुबह तड़के ही जो है JCB शुरू हो गई है यहाँ पे। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ खान की अवैध इमारतों पर बीती रात तक बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। बरेली विकास प्राधिकरण ने 20 दुकानों वाले 2 मंजिला बाजार को मलबे में तब्दील कर दिया था। बताया जा रहा है कि मिट्टी में मिली इस बिल्डिंग में तौकीर रजा का भी पैसा लगा था। तो लगभग 16 दुकानें थीं, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरी तरह से बाजार नेस्तनाबूद हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के लिए एक बार फिर बरेली विकास प्राधिकरण ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इस बुलडोजर एक्शन की वजह भी आपको बताते हैं। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा को भड़काने का आरोप तौकीर रजा पर लगा।
तौकीर पर दंगा भड़काने, पुलिस पर हमले, हत्या की साजिश समेत 10 केस दर्ज हुए। तौकीर समेत 7 करीबियों और 84 दंगाइयों को जेल भेजा गया। चेकिंग अभियान चलाकर दंगाइयों के अवैध कब्जे पर एक्शन चलाया गया और अब तक 220 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सील या ध्वस्त किया जा चुका है। इससे पहले 4 अक्टूबर को तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई करते हुए बीडीए ने रजा पैलेस को मिट्टी में मिला दिया था और अब आरिफ खान की अवैध इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई है। बरेली से जी मीडिया के लिए अजय कश्यप की रिपोर्ट। और अब बात पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर छिड़े नए विवाद की, जिसे हवा दी है टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने, जिसने ओपन चैलेंज दिया कि बाबरी तो बनकर रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, हुमायूं कबीर का उमा भारती को चैलेंज। कहा बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, चैलेंज कबूल है, मुझे उमा भारती का चैलेंज मंजूर है। कहा बाबरी मस्जिद बनकर ही रहेगी, उमा भारती जी को भी आने दीजिए। मेरी नजर में बाबर एक मुगल सम्राट था। उमा भारती की चुनौती को मंजूर कर लिया टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने। उमा भारती सीधे तौर पर कह रही है आपके इस बयान के बाद कि याद कर लीजिए 6 दिसंबर की तारीख, अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो एक एक ईंट गिरा दी जाएगी। ठीक है, गिरने दीजिए, आने दीजिए, उमा भारती जी को आने दीजिए, वो जितना हिम्मत है आने दीजिए। मैं इनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो बाबरी मस्जिद बनेगी न नहीं बनेगी, वो ईंट गिरा देगी न मैं ईंट वहाँ होतेगी, वो बाद में मालूम हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर, हुमायूं कबीर का महंत राजू दास को धमकी, बंगाल में मस्जिद बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। बाबरी मस्जिद बनेगी और बनकर रहेगी। बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक ने यह बड़ा बयान दिया है, सुनिए। राजू बाबू कौन है जो उनका नाम, मस्जिद का क्या नाम होगी वो बता देगी? कौन है वो जो वो बोलेगी और वो नाम नहीं रखने देगी? उनका हक जो है वो करने दीजिए। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। हुमायूं कबीर जी, इसी हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के को लेकर एक बड़ा विवाद जो है कई सालों तक गहराता रहा। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। अब आप ये ऐलान करें कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जानबूझकर देश के अंदर, समाज के अंदर जहर खोलने की बात आप नहीं कर रहे हैं? अरे तुष्टीकरण का राजनीति तो बीजेपी कर रहा है सारा देश में। सारा देश में तुष्टीकरण का, हिंदू तुष्टीकरण का राजनीति बीजेपी कर रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी सर कि आपको बाबरी मस्जिद ही नाम रखना है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ, क्या ये मुझे पूछना चाहते हैं। किसी को मदीना मस्जिद है, किसी को मरकज मस्जिद है, किसी को मस्जिद नबमी है, किसी को बाबरी मस्जिद है। गांव-गांव में बहुत मस्जिद है। उनको क्या नाम रखेगी? वो जो बनाने वाला वो उनका हक है। राजू बाबू कौन है जो मेरा मस्जिद का नाम रखने नहीं दूंगी बोलने का? अब सवाल उठा कि 33 साल पहले जो विवाद थम चुका है उसे देश में फिर से जिंदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? विवाद है बाबरी मस्जिद का, जिसका निपटारा 6 साल पहले देश का सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। लेकिन आज 6 दिसंबर से पहले उसी बाबरी को लेकर नया विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट से समझिए क्या है इस विवाद को हवा देने की मंशा। जिस बाबरी मस्जिद के लिए अदालत से जमीन आवंटित है, उसी मस्जिद को बाबरी नाम से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात टीएमसी का एक विधायक करता है, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी की अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आखिर क्यों? इस चुप्पी के आखिर मायने क्या हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर देश का संत समाज आक्रोश में है।
क्योंकि ममता बनर्जी के एमएलए का ऐलान खुल्लम खुल्ला है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। तो क्या अपने विधायक हुमायूं करीब का ऐलान ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा? आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री की बाबरी मस्जिद पर चुप्पी वाली सियासत क्या कहती है? ऐसा तब है जब हुमायूं करीब के बयान को लेकर हिंदू संगठनों और इसके प्रतिनिधि साधु संतों की आपत्ति पिछले 2 दिनों में कई रूपों में दर्ज हो चुकी है। ममता दीदी, आप जिस तरीके से हिंदुओं को कमजोर समझ रही हो, आप मुलायम सिंह की ही राह पर हो। किस तरीके से उसने हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई थी और आप हिंदुओं का नरसंहार करा रही हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चेताना चाहूंगा, आज तक जो भी सनातनियों से टकराया है, जो नेता अपने आप को हिंदुओं से ऊपर मानने लगा है, उसका क्या हाल हुआ है, उसका उदाहरण आपके समक्ष है और ताजा समक्ष है। बाबर के नाम पर, उस आक्रांता के नाम पर भारत में अगर कहीं भी कोई भी अगर दुस्साहस करेगा और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा, उसकी मौत निश्चित होगी। अगर ईंट रख दी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार रहे। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। अगर तुमने ऐसी गलती की तो लाखों लाखों संतों के साथ और हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। तो क्या ममता बनर्जी उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब उनका विधायक मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा रहेगा और इसके विरोध में हिंदू संगठन बंगाल कूच करेंगी? आने दीजिए, उमा भारती जी को आने दीजिए, वो जितना हिम्मत है आने दीजिए। मैं इनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो बाबरी मस्जिद बनेगी न नहीं बनेगी, वो ईंट गिरा देगी न मैं ईंट वहाँ पोतेगी, वो बाद में मालूम हो जाएगी। ममता बनर्जी की चुप्पी बंगाल में एक नए बवाल को दावत दे सकती है। फिर भी ये साफ नहीं है कि हुमायूं करीब का ये बयान पर्सनल है या इसे पूरी पार्टी का भी समर्थन है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में आने वाले हर बयान में पहला नाम ममता बनर्जी का ही उठ रहा है। क्या संत समाज और क्या बंगाल में बीजेपी का संगठन? देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं, अपना जगह है बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है चाहिए उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना तो महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था, इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करेंगे। जिस देश में बाबर को लेकर राय हमलावर की है, उस देश की सियासत में जिंदा करने वाले आखिर क्या चाह रहे हैं? ये सवाल सहज ही जहन में आता है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से सतह पर ला रहे हैं। पार्टी की चुप्पी के बावजूद हुमायूं करीब का हौसला इतना बुलंद है कि पहले बयान की मजम्मत के बाद अगले दिन वो नए टारगेट के साथ कैमरे के सामने आए। इस बार दावा कि वो 6 दिसंबर को 2 लाख लोगों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुटाएंगे। 6 तारीख को बहुत सारे आदमी आएगी। वो मुसलमान धर्म का जो गुरु है अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो है वो जाएगी, दिल्ली से आएगी, यूपी से आएगी, मुंबई से आएगी। इस देश में हजारों मस्जिदें भी बनी हुई हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को। जरा सुनिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना का ये बयान, जो देश के इमामों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बाबर के नाम पे मस्जिद कहीं भी बन सकती है, और अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है। अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन हैरानी ये कि देश के मौलाना फिर भी हुमायूं करीब के बयान के साथ अडिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बड़ी खबर है, बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी ने बयान दिया है। कहा ये बो मुझे बांग्लादेश से आ रही है। क्या वहां ममता बनर्जी नमाज पढ़ेंगी, ये सवाल इलियासी ने पूछा। क्या ममता बनर्जी मस्जिद की नींव रखेंगी, ये सवाल भी इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी की तरफ से पूछा गया। मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें धर्म पर या मस्जिद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा ख़राब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूँकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है, तो ये जांच का विषय है और उस पर जांच ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक टीएमसी की बात है, वो टीएमसी के एमएलए हैं और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ममता बनर्जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और फिर भी वो उसकी संग बुनियाद रखना चाहते हैं, तो क्या ममता बनर्जी उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी? क्या उस मस्जिद की संग बुनियाद ममता बनर्जी रखेंगी? और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बंगाल के मंगलकोट से नापारा में 6 जिंदा देसी बम बरामद किए गए। चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान एक बैग से बम मिले हैं। सीआईडी ने बम को डिफ्यूज किया। बम मिलने से स्थानीय लोग दहशत में हैं और बम को लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पश्चिम बंगाल का नापारा, जहां सीआईडी ने 6 बम बरामद किए। चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान एक बैग से बम बरामद किए गए। डिफ्यूज करने के दौरान धमाके की तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेकिंग के दौरान सीआईडी की टीम ने एक बैग से 6 बमों को बरामद किया और इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने किस तरह डिफ्यूज किया। और अब खबर श्री राम के धाम अयोध्या से, जो राम मंदिर में 42 घंटे बाद होने वाले ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से ये पूरा शहर अयोध्या नगरी तैयार है। मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 7,000 विशेष मेहमानों को न्योता दिया गया। साथ ही प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने पार्टी के माध्यम से एक नए युग के आरंभ होने का संदेश दिया है। बड़े पैमाने पर फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और उसको पुलिस ने डिप्लॉय किया है। हम लोगों ने भी बड़े पैमाने पर मजिस्ट्रेट्स को लगाया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको हम लोग जो है उसके माध्यम से सतत एक सर्विलांस करेंगे। और यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी है। हमारे पास काफ़ी तरह की फोर्सेस भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो सुरक्षा का पूरा हम लोगों ने ध्यान रखा है और अच्छा एक कार्यक्रम हो, इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर और उसके आसपास के पूरे इलाके को सजाने का काम भी जोरों से चल रहा है। खासतौर पर राम मंदिर को देश के कोने कोने से लाए गए फूलों से सजाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए 25 नवंबर को दोपहर 11:52 से 12:35 का अभिजीत मुहूर्त निकला है। इस समय को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी साधु संत हैं, छोटे मोटे, कोई भी टलेगा नहीं। ये हमारा इस समय का थीम है और जो भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सभी समाजों के जितने भी है, उन सबको विशिष्ट निमंत्रण दिया गया है। सभी की मंगल कामना के लिए एक अनुष्ठान चल रहा है राम मंदिर में, और उस अनुष्ठान के बाद 25 तारीख को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। और ये धर्म की ध्वजा भारत में नहीं पूरे विश्व में फहराएगी, ऐसा हमको विश्वास है। ध्वजारोहण में 6,500 लोग आ रहे हैं और देश दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। सबको निमंत्रण मिल गया है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में हमको पहला निमंत्रण मिला था, इस बार भी हमको निमंत्रण मिला है, मैं उसमें शामिल हूँगा। पीएम मोदी जिस केसरिया ध्वज को राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे, उस ध्वज को अहमदाबाद में रहने वाले भरत मेवाड़ा ने तैयार किया है। ये ध्वज 11 फीट ऊंचा, 22 फीट लंबा और 4 किलो वजनी है।
ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार के वृक्ष के शुभ चिन्ह बनाए गए हैं। ध्वज मंदिर के 42 फीट ऊंचे और 5100 किलो वजनी ध्वज दंड पर फहराया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में पहुंचे और अब राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के साथ ही मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी होने जा रहा है। जाहिर है ये पल राम भक्तों के लिए बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में बात करेंगे शिमला की विवादित संजौली मस्जिद की, जिसके अवैध निर्माण को गिराने के लिए अब सीएम योगी से चिट्ठी लिखकर बाकायदा एक मांग की गई है। हिंदू संगठन की तरफ से लिखे गए इस लेटर में योगी से कमेटी के जरिए कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चिट्ठी में सुक्खू सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र हित में, हिंदू हित में हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी से ये अनुरोध करते हैं। इसी मांग के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है और हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि हमें वहां पे सपोर्ट शिमला के जिस संजौली मस्जिद को लेकर पिछले 1 साल से जारी विवाद के बाद बवाल मचा है। जिस मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के लिए हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस मस्जिद पर कार्रवाई न होने से अब हिंदू संगठनों ने यूपी के सीएम योगी से गुहार लगाई है। दरअसल यूपी में योगी का बुलडोजर इंसाफ की मिसाल बन चुका है, क्योंकि बाबा के बुलडोजर के लिए सब बराबर है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अगर अतिक्रमण हुआ तो बुलडोजर एक्शन होकर रहेगा। यही वजह है अब हिमाचल के हिंदू संगठनों ने भी अवैध मस्जिद गिराने के लिए न सिर्फ कांग्रेस की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कमेटी बनाकर कार्रवाई की मांग की। हिमाचल की अवैध मस्जिद की ही नहीं है, वहां के लोग ही आमरण अनशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ करके उसमें अपना रोल अदा करेगा। हम लोग भी जाके वहां पे आमरण अनशन करेंगे, पूरे प्रदेश में माहौल बनाएंगे। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से यह अनुरोध किया है कि यहाँ से एक टीम बनाई जाए जो उनकी यहाँ की सरकार की तरफ से वहां के प्रतिनिधिमंडल जा करके वहां पे मुलाकात करे उन लोगों से, जो उनको विधिक सहायता दी जाए, उनको आर्थिक सहायता दिया जाए और एक हमें सपोर्ट किया जाए कि हम वहां पे भी जाके संघर्ष कर सकें। हिमाचल में अवैध मस्जिद के खिलाफ जंग लड़ रही हिंदू संघर्ष समिति की यूपी इकाई ने योगी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से अवैध मस्जिद का विरोध कर रहे हिंदुओं के खिलाफ ही केस दर्ज किया जा रहा है, जिसके विरोध में वहां आमरण अनशन की नौबत आ गई है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल के सीएम, वहां के स्थानीय विधायक और वहां के तुष्टीकरण करने वाले जितने भी लोग हैं, सबको ये चेतावनी देता हूं कि वह सुधर जाएं और तुष्टीकरण को बंद करके न्याय का चोली और दामन, न्याय का दामन पकड़ें। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.